अगर आप 5 से 10 साल का तजर्बा रखने वाले वेटरन एम्प्लॉय हैं जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में ख़ास इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो नॉन फिक्शन बुक रीडिंग का शौक़ रखते हैं, अगर आप मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हैं, या अगर आप एक मीडिया पर्सनैलिटी हैं जिनकी अपनी फ़िलॉसफी है और जो फ़िलॉसफीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। सुबह बखैर नाज़रीन और सामीन, लाइफस्टाइल सेगमेंट की आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ एज ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ चेंज्ड द वर्ल्ड वी लिव इन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस वक्त एज ऑफ इंफॉर्मेशन में रह रहे हैं, यानी कि जिस दौर में आज हम मौजूद हैं उसे मुफक्किरीन एज ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो चाहे वो आज का दौर हो या आज से 50 साल पहले का दौर हो या आज से 100 साल पहले का दौर हो, आज से 200 साल पहले का दौर हो या इवन आज से 1000 साल पहले का दौर हो, वो चीज़ें कभी नहीं बदली हैं। हुआ ये है कि इंसानों ने अब अपने माजी से जो कुछ सीखा है वो सीख रहा है, उनमें से कुछ चीज़ें उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब हमारी ज़िंदगी को बताते हैं कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी से कभी नहीं बदलेंगी। उनमें से एक चीज़ है द स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशन। चाहे आज का दौर ले लें या आज से 1000 साल पहले का दौर या आज से इवन 100 साल आगे का दौर ले लें, तो ये चीज़ उसमें सेम रहेगी। अच्छा, मैंने अपनी एक सबसे पहली वीडियो अपने चैनल की, जिसको मैंने नाम दिया था प्री कंडीशंस टू एम्प्लॉयबिलिटी पार्ट 1, उसमें मैंने प्री कंडीशंस का जिक्र किया था। ये बेसिकली ये भी उसी तरतीब में चलती हुई प्री कंडीशंस ही हैं, मगर ये प्री कंडीशंस हमारे हालात या हमारे माहौल के बारे में है या जिस सिविलाइजेशन में रह रहे हैं। इसको मैं क्या नाम दिया है मैंने, स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशन। हमारा दौर या हमसे 30 साल पहले का दौर या उससे 20 साल पहले का दौर 1970s या अर्ली 1900s का जिक्र कर लें। मतलब कोई भी ह्यूमन सिविलाइजेशन इन उसूलों पे अगर ना बने तो वो सिविलाइजेशन नहीं रह सकती। सबसे पहली चीज़ इनमें देखते हैं, नंबर 1 इज़ हैबिटेबिलिटी। जब कभी किसी या यूँ कह लें कि जब हम आज के ज़माने में हम मार्स में सेटल होने की बात करते हैं या इलॉन मस्क मार्स में सेटल होने के लिए लोगों को उकसाते हैं, मार्स में सेटल हुआ जाएगा किस तरह? सबसे पहली चीज़ मार्स में सेटल होने के लिए देखी जाएगी वो होगी कि क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, क्या वहाँ पे वाटर है, क्या वहाँ पे गैस के ज़खायर हैं। 3 चीज़ें तो पिछले दौर के इंसानों के लिए काफ़ी थी। हमारी दौर की जनरेशन के लिए अगर वहाँ से सेटल होना चाहेगी तो कहेगी क्या वहाँ पे इंटरनेट है। तो इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, वाटर, गैस, ये सारी की सारी चीज़ें पहले वहाँ मौजूद हों या किसी भी ज़मीन के नए टुकड़े पे मौजूद हो, तब जाके उसे कहा जाएगा कि वो हैबिटेबल है, वो इंसानों के लिए रहने लायक है। इसके अलावा ये तो सिर्फ आपकी हैबिटेबल, ये तो सिर्फ कुछ आर्टिफिशियल नेचुरल थिंग्स हो गई। जो नेचुरल थिंग्स हैं, मिसाल के तौर पे पानी का, रिवर, घास फूस होना, टेम्परेचर वहाँ का, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो ये तो हो गई हमारी हैबिटेबिलिटी। दूसरी है सिक्योरिटी। जब हैबिटेबल आपने बना ली एक जगह को, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है,
वहाँ पे इंटरनेट है, वहाँ पे वाटर है, वहाँ पे गैस है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पे सप्लाईज मौजूद हैं। उसके बाद अगला आ जाता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से मुराद क्या, वो सोसाइटी या वो ज़मीन का हिस्सा जो है वहाँ पे आप घर से निकलते हुए आप अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। आप वहाँ ये खदशा तो नहीं कि वहाँ जाके आप 5 मिनट की वॉक पे गए लेकिन किसी ने आके आपकी जेब कतर ली। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एरिया है आज के दौर में। हम कहते हैं कि जो फ्री वर्ल्ड है सारा का सारा, वो जितने भी बड़े मुल्क हो गए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे के सारे ये वो मुल्क जहाँ हम लोग इमिग्रेट करने को कहते हैं, तो ना सिर्फ वो बहुत ज़्यादा हैबिटेबल है बल्कि वहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ निकलते हुए ये आपको खौफ नहीं होता कि यार हमें वहाँ पे हम बाहर जाएंगे तो कोई गन पॉइंट पे हमसे हमारा मोबाइल छीन लेगा। थोड़ा बहुत हर जगह होता है मगर इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना यहाँ खौफ होता है। एक वजह उसकी ये भी कि उन्होंने अपने मुल्क के बॉर्डर की सिक्योरिटी बहुत अच्छी बनाई हुई है। तो ये बहुत एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए भी है, यानी कि दूसरे मुल्कों से का ख़तरा भी संभालती है, प्लस इंटरनली अगर कोई आपके यहाँ ख़तरा पेश आ रहा हो, कोई इंटरनल थ्रेट हो, जिस तरह पाकिस्तान में एक ज़माने में बहुत ज़्यादा तालिबान हमले हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स बहुत ज़्यादा फैल गए थे पाकिस्तान में। तो वो पाकिस्तान उस वक्त सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड के स्टेज में बैठा हुआ नहीं था। पाकिस्तान हैबिटेबल था मगर सिक्योरिटी के स्टेज में नहीं था। फिर जब सिक्योरिटी भी अच्छी हो जाती है एक मुल्क की, तो फिर आ जाता है उसकी वेल्थ या इकोनॉमी। यानी कि जब आप हैबिटेबल हो, आप अपने लोगों की गुजर बसर वहाँ पे अच्छी रखते हैं, फिर आप लोगों को वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, फिर जाके आती है आपकी इकोनॉमी, आपकी मईशत। आप कितना पैसा बना रहे हैं, आप कितनी तिजारत कर रहे हैं, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, आपके मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, आपकी फिस्कल पॉलिसी क्या है। ये सारी पहलू ये आते हैं आपकी वेल्थ और इकोनॉमी के अंदर। मगर पहले आपको सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा और उससे भी पहले आपको हैबिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब आप वेल्थ एंड इकोनॉमी को भी बूट कर लेते हैं, तब आपका वतन या आपका मुल्क बन जाता है लीडर ऑफ द रीजन। यानी कि उस पूरे खित्ते का वो उस पूरे खित्ते में वो अपनी पॉलिसीज इंडिपेंडेंटली इम्प्लीमेंट करता है, उसको किसी को फॉलो करना नहीं पड़ता। ये वैसे ही है जैसे क्लास के अंदर एक अच्छे मार्क्स लेकर आने वाला बच्चा जो होता है, उसको टीचर्स भी उसको सपोर्ट करते हैं और स्टूडेंट्स भी उसको सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं यार अच्छा है यार, हमें ऐसा होना चाहिए। तो अगर वो कोई स्टैंड्स लेता है या उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो दोनों टीचर स्टूडेंट दोनों फॉलो करते हैं। यहाँ भी यही होता है। लीडर ऑफ द रीजन बेसिकली जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है जब वो रेस करता है तो बाकी सब उसे फॉलो करते हैं या उसका नोटिस लेते हैं। अगर नोटिस और कुछ केसेस में तो उसको फॉलो भी करते हैं। लीडर ऑफ द रीजन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एब्राहम मैस्लो की नीड हायर की थ्योरी में ये लोगों के ऊपर भी और लोगों की कौमों के ऊपर दोनों पे अप्लाई करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को खूब से खूब तर अच्छा करना, अपना आखिर में मुकाबला सिर्फ अपने आप से करना। मैं कितना अच्छा हो सकता हूँ, मैं कितना अच्छा हो सकता हूँ, मैं कितना अच्छा हो। इसकी एक मिसाल छोड़ दूंगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, क्रिकेट के मैदान में देखें तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप को इम्प्रूव करती चले। वो सिर्फ बाहर की टीमों से मुकाबला नहीं करती, वो अपने आप से मुकाबला करती कि अब मैं 1 वर्ल्ड कप जीती हूँ, क्या मैं 2 वर्ल्ड कप जीत सकती हूँ। अब मैं 2 वर्ल्ड कप जीतूँ, क्या मैं 3 वर्ल्ड कप जीत सकती हूँ। मैं 3 वर्ल्ड कप जीतूँ, क्या मैं 4 वर्ल्ड कप जीत सकती हूँ। मैं 4 वर्ल्ड कप जीतूँ, क्या मैं 5 वर्ल्ड कप जीत सकती हूँ। अब क्योंकि हमारा मुल्क बाकी सारे ममालिक से ट्रेंड्स में बहुत पीछे है, बहुत पीछे चलता चला है। हर चीज़ हमारे यहाँ बहुत लास्ट स्टेजेस में आती है। इवन दो अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है,
उसके बावजूद तो कुछ ये 9 ट्रेंड्स मैंने डिफाइन किए हैं जो कि आने वाले वक्त में एज अ पाकिस्तानी हमें से एम्ब्रेस करना पड़ेगा एज अ सोसाइटी। पहला वाला 2 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। पहले ज़माने में अगर आपको किसी बड़ी शख्सियत से मिलना होता था तो पहले आपको उसके ऑफिस पे विज़िट करना होता था, वहाँ पे उसकी चेक पॉइंट का सबसे पहले तो आपको सामना करना पड़ता था। चेक पॉइंट क्लियर करता था, फिर आपको उसकी रिसेप्शनिस्ट के पास जाना, रिसेप्शन में आपका नाम लिखता था, फिर आपको उसके फ्लोर की तरफ डायरेक्ट करता था, उसकी फ्लोर पे पहुंचना पड़ता था। फ्लोर से फिर आपको उनकी जो फ्लोर अटेंडेंट है वो आपसे फिर पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं और किन से मिलना चाहते हैं, उनको भी सेटिस्फाई करते तो फिर पर्सनल सेक्रेटरी से मिला करते थे। पर्सनल सेक्रेटरी से भी अगर मिल गए और तो फिर पर्सनल सेक्रेटरी के बाद फाइनली वो पर्सन यानी छठे नंबर पे आके उन साहब से मुलाकात हो पाती थी। ये हर बड़े पॉलिटिशियन, हर बड़े सेलिब्रिटी, हर बड़े क्रिकेटर या हर बड़ी शख्सियत के साथ यही सिलसिला रहा है। आज के ज़माने में उसके मुकाबले में अब सिर्फ दो डिग्री का फ़र्क रह गया है। आपके पास उनका व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए या आपके पास उनकी फेसबुक पे आप उनके ऐड होने चाहिए या और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस पे वो एक्टिव हो। सिर्फ 2 डिग्री का फ़र्क रह गया। किसी भी बड़े चाहे मुल्क का वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, अब आप सिर्फ 2 डिग्री उनसे दूर हैं। नंबर 2, सेलिब्रिटी वर्सेस इन्फ्लुएंसर। एक ज़माना था हमारे यहाँ, अगर जैसे नुसरत फ़तेह अली ख़ान है तो आप तो क्या खूबसूरत उनकी आवाज़ है, या नूरजहाँ है तो क्या खूबसूरत चेहरा है और कितनी सुरीली आवाज़ है, या अगर मोहम्मद अली हो तो कितने खूबसूरत दिखते हैं। पहले वो सिर्फ उस खित्ते के अंदर ही मशहूर हुआ करते थे। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान और इंडिया मैक्सिमम। आज के दौर में अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं। इवन यहाँ तक कि अगर आप किसी को झापड़ भी मार दें तो भी एज अ सेलिब्रिटी वो झापड़ वो दुनिया के एक कोने में मारा गया, वो दुनिया के दूसरे कोने में सुनाएगा। जैसे में अभी हुआ है कि विल स्मिथ ने ऑस्कर अवार्ड्स में अपने एक को-स्टार को, अपनी बराबर के को-स्टार को एक ऑन स्टेज आके उनको असॉल्ट किया, तो उसके लिए इवन पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ ने यहाँ पे उसको तक को उसका नोटिस किया। नेक्स्ट, वर्सेस एन इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर बेसिकली इसमें आलमगीर ख़ान को ले लें, जुनैद अकरम को ले लें, ये सेलिब्रिटी नहीं है मगर इनका स्टारडम सेलिब्रिटी से ज़्यादा है, क्योंकि सेलिब्रिटी के मुकाबले में अब ये लोगों को अपने तरफ खींच लाते हैं। अब इनकी फॉलोइंग उनसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये सोशल इश्यूज़ पे, जनरल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो होता है कि अवाम इनकी तरफ खिंची चली जाती है। पॉपुलैरिटी इतनी होती है मगर चार्म इतना नहीं होता। ना टीवी पे आते हैं, ना मूवीज़ में आते हैं, ना ड्रामाज में आते हैं, मगर विद अस बीइंग एन इन्फ्लुएंसर ये लोगों में इनकी इतनी पजीराई होती है कि ये अगर कोई स्टैंड ले लें तो बड़े आराम से जो है वो एक ट्रेंड बन जाता है, वो उस पर एक तहरीक, एक मूवमेंट शुरू किया जा सकता है। बड़ा मशहूर था जब आलमगीर ख़ान ने एक ट्रेंड स्टार्ट किया था 2011 में या 12 में, या भी शायद और बाद में शुरू किया था 14 या 13 में, मे बी सम टाइम, फिक्स इट का। वो इतना ज़ोर पकड़ा कि उसकी वजह से उस वक्त की सिंध हुकूमत को अपने कायम मुकाम गवर्नर कायम अली शाह को हटा के उनको मुराद अली शाह को लेकर आना पड़ गया। ये है मिसाल सेलिब्रिटी के, सेलिब्रिटी वर्सेस बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ मनी। मनी बेसिकली आपके एम्बिशंस, आपके गोल्स जब होते हैं तब आपको फॉलो करता है। आपने कभी सुना होगा कि
कभी आपने कभी सुना है किसी ने एक बहुत ज़बरदस्त गाड़ी खरीदी है, और जब आप उनसे मिलते हैं तो आप कहते हैं, आप गाड़ी देखते हैं, बड़ी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब आप पूछते हैं कि यार तुम्हें मतलब पहले भी तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी थी यार, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई नई गाड़ी बदलने की? कभी भी कोई आपको ये नहीं बताएगा कि गाड़ी मैंने इसलिए ख़रीदी क्योंकि मैं उसमें फ्यूल डलवाना चाहता था। यही कॉन्सेप्ट है मनी का, मनी या यही काम है मनी का। मनी डजंट फॉलो यू, यू आर नॉट सपोज टू फॉलो मनी, मनी शुड फॉलो यू। पैसा आपके पीछे आए, पैसा आता उन लोगों के पीछे है जो लोग कोई विजन रखते हैं, जो लोग कोई गोल रखते हैं। ये मैंने अपनी वीडियो ऑन द 8 रूल्स ऑफ मेकिंग मनी में भी मैंने इसका जिक्र किया था, तो वो वीडियो मैं चाहूँगा वो वीडियो आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट, पॉलिटिकल बिलीफ्स। पॉलिटिकल बिलीफ्स के बारे में हम क्या बताएं? आज के दौर में नैरेटिव्स को अगर कह लें तो आपने आपके ख्याल में क्या डेफिनेशन है नैरेटिव की? आज की दुनिया में और भी ज़्यादा इसका रोल आ गया है, और एक नैरेटिव बिल्ड करना बहुत आसान हो गया है। पिछले साल और ख़ुसूसन पिछले साल जो कुछ हुआ उसके बाद नैरेटिव बिल्ड करना बहुत इजी हो गया है, और यही वजह है कि अब आपको बहुत मातहत रहना पड़ेगा जब भी आपने पॉलिटिकल बिलीफ्स चुन रहे हो। और हर बंदा अपने पॉलिटिकल बिलीफ्स चुनने का है इख्तियार रखता है, हर बंदा अपने पॉलिटिकल बिलीफ चुनने का इख्तियार रखता है। पॉलिटिकल बिलीफ से बेसिकली मेरी क्या मुराद है? देखिए, कंटेंट या नैरेटिव दो तरह के होते हैं। एक होता है बहुत इमोशनल, दूसरा होता है बहुत लॉजिक बेस्ड, बहुत रिसर्च। टू एक्सट्रीम्स हैं। मगर अब ये वेस्ट में भी ये बात अब समझी जाने लगी है कि कंटेंट जो है वो सिर्फ इमोशनल कंटेंट इज़ नॉट गुड फॉर यू, या सिर्फ लॉजिकल कंटेंट इज़ नॉट गुड फॉर यू। मिसाल के तौर पे वेस्ट में क्रिमिनल ओनली नेटवर्क करके सीरीज इतनी ज़्यादा चलती हैं क्योंकि उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, लोगों को पसंद है इस तरह की चीज़ें देखना। तो ये इसमें न्यूज़ को ले लें, इसमें टीवी ड्रामास को ले लें आप, इसमें नेटफ्लिक्स को ले लें। मोस्टली न्यूज़ और मोस्टली एंटरटेनमेंट के जो ग्रुप्स हैं ये अपना कंटेंट आपको फील कराने के लिए सेल करते हैं। ये अपना कंटेंट टीवी पे ब्रॉडकास्ट आपको फील कराने के लिए करते हैं। और यही बात आ जाती है जब किसी भी पहलू पे बात करने की। मिसाल के तौर पर अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात है, एक ग्रुप जो है ग्लोबल वार्मिंग का वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इस बारे में बात करता है कि यार उसकी स्टैट्स पे बात करता है। दूसरा ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ बात करता है तो वो सिर्फ इमोशन पे बात करता है, पौधों को नुकसान हो जाएगा, हरियाली मर जाएगी, हमारा अपना प्लेनेट है, हमें ही इसकी ख्याल रखना है, और हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। मगर ग्लोबल वार्मिंग पे भी अगर जैसे पहलू पे भी अगर आप अपना पॉलिटिकल बिलीफ बनाएं तो दोनों पहलू फॉलो करें, लॉजिक भी फॉलो करें कि कितना स्टैट्स है पिछले 10 साल, पिछले 20 सालों में, पिछले 50 सालों में कितनी आबी हयात मरी, कितने फल पौधे मरे हैं, कितनी जंगली हयात मरी है, और इमोशनल कंटेंट भी फॉलो करें। तो दोनों फॉलो करें। ये है मिसाल पॉलिटिकल बिलीफ्स की, क्योंकि पॉलिटिकल बिलीफ्स अगर आप कोई भी वन साइड फॉलो करेंगे तो बहुत आसान है आप लोगों की बातों में आ जाए। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ दोस्ती। बेसिकली आप अपनी जब स्कूल या यूनिवर्सिटी लेवल की फेयरवेल गुजारते हैं तब आपकी जो भी दोस्त यार अहबाब होते हैं वो मोर और लेस आपसे इन टच रहते हैं, बट मोस्टली वो लोग आउट ऑफ टच हो जाते हैं और आगे जाके भी जो है वो कभी मिलना मिलाना कम होता है। अंदर से आपको बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार मुझे तो कभी फ़ोन ही नहीं कर रहा, मैं इसको आगे बढ़ के पूछता भी हूँ, मैं तो जानता भी हूँ, हम लोगों ने तो फेयरवेल भी साथ हुई थी, हम लोग तो एक पिकनिक पे भी साथ गए थे,
मगर मैं जब इसको फ़ोन करता हूँ तभी ये जवाब देता है, मैं नहीं करता तो नहीं करता। अरे भाई, दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक साथ फेयरवेल गुजार ली, दोस्ती का मतलब ये भी नहीं कि आपने सिर्फ एक साथ पिकनिक गुजार ली। दोस्ती एतबार पे बिल्ड होती है और एतबार वक्त के साथ आता है। तो दोस्त चुनने में भी आप अपने ये बात याद रखिए कि तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या वो ऐसा डिप्रेशन लोगों उनको पता ही नहीं होता, मगर वो जो उनकी वो जो बात उनको यहाँ समझनी है कि दोस्ती में सिर्फ ये मतलब नहीं कि एक पिकनिक गुजार लेना, साथ एक फेयरवेल गुजार लेना। दोस्ती भरोसे पे आती है और भरोसा वक्त के साथ बिल्ड होता है। नेक्स्ट, फैमिली इज इक्वल टू सपोर्ट। फैमिली इज नॉट इक्वल टू सपोर्ट। फैमिली इज नॉट इक्वल टू सपोर्ट। बहुत सारे लोग अपना कारोबार शुरू करते हैं तो वो छलांग मार लेते हैं इसमें, वो एक बड़ा कदम उठाते हैं, मगर बाद में 1 साल 2 साल बाद आके कहते हैं कि यार हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती, यार मेरे फादर हमें या मदर हमारी सपोर्ट नहीं करती है। मेरे फादर 30 इयर्स वो एक बैंकर रहे थे, उन्होंने कभी भी उन्होंने बिज़नेस को अच्छी नज़र से नहीं देखा। मैंने जब अक्टूबर 26 2016 में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की तो एट दैट टाइम मेरी मदर ने मुझे उस वक्त सपोर्ट नहीं किया। अभी तकरीबन 3 साल हो चुके हैं तो मेरी मदर मुझसे पूछना तो छोड़ दिया है कि तुम कोई जॉब क्यों नहीं पकड़ लेते, मगर अब वो पूछती हैं कि अब वो एक क्यों कह लें कि एक नए तरीके से पूछती हैं कि अब बाहर का कब करें, बाहर जाने का कब कर रहे हो। और अब तो मज़े की बात है कि अब तो मेरी बेगम को भी इसके पीछे लगा दिया है, वो भी पूछती रहती है मुझसे। तो अहम बात यहाँ पे ये है कि आप अपनी फैमिली से एक्सपेक्ट ना करें कि जब आप बिज़नेस में आ रहे हैं आप अपने ओन पे बिज़नेस में आएँ, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। 1 साल 2 साल बाद जाके आपकी कामयाबी अगर वो देखेंगी तो खुद वो आपके लिए आपको सपोर्ट करने लग जाएंगी कि इवन दो कि उस वक्त हमने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, तुम डटे रहे और तुम अपनी बात में पक्के रहे, अपने मकसद में पक्के रहे, और इसी वजह से तुमने हमारी इज्जत वसूल की है। ये है मतलब फैमिली इज इक्वल टू सपोर्ट का। नंबर 7, टेक्नोलॉजी इज नॉट इक्वल टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेसी। आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स में हमें सबकत दी है। हमारे बच्चे जो होते हैं वो अब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। अगर बच्चे हम मुल्क से दूर होते हैं तो हमारे बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, कनेक्टिविटी बेहतरीन है, हमें फील मिलती है कि जैसे हम आमने सामने बैठे हुए हैं। पेंडेमिक के बाद तो बेतहाशा लीन हो गए हैं अब टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब तो मीटिंग के सॉफ्टवेयर आने शुरू हो गए, पहले सोशल मीडिया कहते थे, अब मीटिंग के बनने शुरू हो गए, जूम आ गया उस पर, गूगल मीट आ गया उसमें। मगर टेक्नोलॉजी में एक जो लैकिंग है वो कभी दूर नहीं होगी, वो है कि उसको मैनेज किस तरह किया जा रहा है। हमारी प्राइवेसी जो है वो लोगों की बहुत लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। मेरे साथ एक वाक़या हुआ था 4 साल पहले। मेरे पास एक ईमेल आई कि आपकी CV हमें ICAP की वेबसाइट से मिली है, हम आपको अपने कंपनी में एक पोजीशन के लिए इंटरव्यू करना चाहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने फिर अगली जो कॉरेस्पॉन्डेंस उनके साथ हुई मेरी, उसमें उन्होंने बताया कि ओके हमने आपको पसंद कर लिया, हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया है एज एन एम्प्लॉई, और दिस वाज आफ्टर द इंटरव्यू। तो हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया एज एन एम्प्लॉई और आपको ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर है। और इसमें देखेंगे आपके इवन लोगो तक उन्होंने वही यूज़ किया हुआ है, लोगो तक कंपनी का जेन्युइन लग रहा है, कहीं से नहीं लग रहा कि ये कोई स्कैम है। लेकिन जब इनके बारे में मैंने ब्रिटिश हाई कमीशन से मालूमात हासिल की थी तो ये उनका मेरे पास ईमेल आया था, और उस वक्त फिर मेरे कान खड़े हुए, क्योंकि मैं जॉब ढूंढ रहा था और मैं जॉब मार्केट और मैं कोई ना कोई काम पकड़ना चाह रहा था, क्योंकि मैं वापस पाकिस्तान आ गया था आफ्टर माई फॉरेन ट्रिप्स टू सऊदी एंड ओमान। मगर जब ये लेटर मुझे मिला तब मेरे कान खड़े हुए। फिर मैंने उस वक्त मुझे जो है वो अंदाज़ा हुआ कि यार ये कभी इतनी सैलरी तो कभी ऑफ़र कर ही नहीं सकते जितनी इन्होंने पाउंड्स में ऑफ़र किया मुझे। फिर मैंने इसके लिए अपने फिर मैंने अपने इंस्टीट्यूट से भी इस पर कॉरेस्पॉन्डेंस की कि यार एक कंपनी है
जिस तरह से जो है वो आपके मेंबर्स को की पर्सनल डिटेल यूज़ करते हुए उनसे पैसे बटोरना चाह रही है। और थोड़े अरसे के बाद ये एक प्रेस रिलीज़ में आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसमें जो ओरिजिनल कंपनी थी उसने बताया कि वो आगाह है कि कोई कंपनी उन्हीं का नाम यूज़ करते हुए यूके से ऑपरेट कर रही है और लोगों को फेक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर कर रही है। तब जाके आगे जाके एक तसल्ली हुई कि हम लोग एक स्कैम से बच गए, या एक पिक्चर पूरी एक क्लियर हुई मेरे सामने। ये बेसिकली मेरा मकसद है। टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेसी बेसिकली दे डोंट गो हैंड इन हैंड। हमें प्राइवेसी को हम अगर या यूँ कह लें कि अगर हम सिक्योर नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी से एक्सपेक्ट मत करें कि हमारी प्राइवेसी को सिक्योर रखे। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ लव। जनवरी 2020 की बात है, मेरी एक फैमिली में बात पक्की हुई थी, उनकी तरफ से भी रजामंदी आ गई थी। मेरा फिर बाद में इंटरेक्शन हुआ लड़की से, तो हमारी आउटसाइड हम एक डेट पे गए, मगर उसके बाद फिर हमारी इंटरेक्शन जो है वो कभी भी उसमें कभी भी एक इम्प्रूवमेंट नहीं आया। उस क्वालिटी ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन या क्वालिटी ऑफ दैट गैदरिंग में जो है ना वो एक इम्प्रूवमेंट आना नहीं नज़र आया। नतीजा ये हुआ कि फिर उसी साल जुलाई में आके वो मंगनी टूट गई थी। वजह उसकी ये थी कि वो जो फैमिली थी या वो जो लड़की थी उनके पास लव की अलग डेफिनेशन थी, मेरे पास अलग थी। मेरी डेफिनेशन ये थी कि लव इज़ वर्ब। अगर आप किसी से लव करते हो तो आप उसको अपने कामों में दिखाते हो, अपने अमाल में दिखाते हो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि यार अगर आप किसी के साथ अगर ज़िंदगी भर का साथ दे रहे हैं तो फिर उसमें आपको ना, अगर आप उनसे लव करते हो आपको बार बार अपना वो उस इजहार ख्याल को बार बार उजागर करना पड़ेगा। आप अपने बच्चों की मिसाल ले लें, आप अपने बच्चों को रोज़ाना की बेसिस पे आप उन्हें कह दें यार आई लव यू, बट आप उनके लिए कुछ करते भी हैं उसके साथ, तो उनके लिए तो दोनों। तो लव इज़ अ वर्ब, यू हैव टू शो, यू हैव टू टेल। एंड फाइनली कैपिटलिज्म रीडिफाइंड। सितंबर 13, 1970s में मिल्टन फ्रीडमैन नामी एक इकोनॉमिस्ट, ये एक रिसर्चर ने अपनी एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि शेयर होल्डर या कॉरपोरेशन का असल मकसद अपने शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। डायरेक्टर्स बेसिकली जो हैं वो उस वेल्थ अपने शेयर होल्डर को जवाब दें फॉर हिज प्रॉफिट या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सिर्फ एक ये सिंगल कॉन्सेप्ट था जिसके बाद अमेरिका में यके बाद दीगरे 3 डिप्रेशन आए बड़े बड़े। बेसिकली ये जो डॉक्ट्रिन है द प्रॉफिट फर्स्ट, इसमें होता ये कि जब बहुत सारे लोग प्रॉफिट को परसू करते हैं या मुनाफे को परसू करते हैं या अपनी ज़ाती मफाद को लेकर आते हैं, तो पहली चीज़ तो इसमें जो एक इनफरादियत जिसकी हमारे मज़हब में भी फौकियत है वो कम हो जाती है। दूसरा ये कि जब एक साथ सब लालच करने लगते हैं तो फिर हर चीज़ जायज़ हो जाती है उसमें। किसी किस्म का भी डिप्रेशन जब आता है तो वो तभी होता है जब बहुत सारे सेलर्स मार्केट में आ जाते हैं। सेलिंग या सप्लाई दुनिया में उसको लिमिटेड मिकदार में रखा है ताकि उसकी वर्थ बने। इसी तरतीब में फिर आगे जाके उससे ये हुआ कि कॉरपोरेशंस ने अपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे रख गई हैं। अभी 2008 का जो सबसे ख़तरनाक डिप्रेशन आया था अमेरिका में, वो चौथा डिप्रेशन था जिसने बेसिकली अमेरिकन इकोनॉमी को तकरीबन दिवालिया निकाल दिया था उसका। और उससे पहले जो 3 डिप्रेशन इनके आए हैं उनमें ये भी एक नया, और ये बेसिकली मैं आपको इस वजह से रहा हूँ क्योंकि दुनिया में जितने भी ट्रेंड्स आते हैं
वो एक कंट्री अगर लेकर आता है तो दूसरा उसको फॉलो करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो वैल्यू है वो अब अमेरिका में पहले थी, वो पाकिस्तान में आनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में भी यही ट्रेंड फॉलो होने लगा है पिछले सिंस 1970 सिंस 1980s। ये रिपोर्ट तो सबके पास ही आई होगी, या एटलीस्ट रिपोर्ट नहीं तो डिक्टेशन तो सबके पास पहुंचा होगा। एक और इसका सबसे बड़ा नुकसान वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, कि आप अपने बाकी सारे सिवाय शेयर होल्डर के बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को की अहमियत कम हो गई। ये रोनाल्ड रीगन ने तकरीबन 11,000 लोगों को फायर किया था, फ्लाइट अटेंडेंट्स, ऑन सम काइंड ऑफ स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग वेजेस एंड इंक्रीमेंट्स। अब मसला ये हुआ कि जब एक इतने छोटे से मामले पे एक आदमी को फायर किया तो ठीक है, इतने से छोटे से मामले पे 11,000 लोगों को जब फायर किया गया तब वाकई वो एक ट्रेंड बन गया। फिर बाकी लोगों ने भी या दूसरे लोगों ने भी उसको फॉलो करना शुरू किया, और लोगों के बाद वो दूसरे मुल्कों में पहुंचनी शुरू हुई। मैंने अपनी एक वीडियो में बात की थी, ट्रेंड इज़ अ फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। वो यही हुआ था कि जब आप कोई अच्छा ट्रेंड लेकर आते हैं वो भी हर मुल्क फॉलो करने लगते हैं, जब आप कोई बुरा ट्रेंड लेकर आते हैं तो भी वो उसको लोग फॉलो करने लगते हैं। पाकिस्तान में भी यही हुआ। उसके बाद फायरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत कॉमन हो चुका है। वर्कर्स या आपके जो दूसरे स्टेक कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत डीवैल्यू किया गया है, और वो सब आया बेसिकली इस कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से था, द मिल्टन फ्रीडमैन प्रॉफिट फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इसके बरक्स कैपिटलिज्म के बारे में एक और डेफिनेशन थी जो उससे बहुत साल पहले एडम स्मिथ नामी एक स्कॉट्समैन ने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस में शाया की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि कंजम्पशन इज द सोल एंड पर्पस ऑफ ऑल प्रोडक्शन, यानी कि प्रोड्यूसर का पहला मकसद अपनी सारी प्रोडक्शन को लोगों तक या कंज्यूमर तक पहुंचाना पहला मकसद है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। और इसी तरतीब में अगर देखें तो डायरेक्टर्स का, जिस तरह मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि वो सिर्फ स्टेक होल्डर यानी शेयर होल्डर की कस्टोडियंस हैं, एडम स्मिथ ने बताया कि सारे डायरेक्टर्स आवाम के स्टीवर्ड्स हैं, आवाम के कस्टोडियंस हैं, आवाम के रखवाले हैं, आवाम के मफाद के रखवाले हैं। तो ये कैपिटलिज्म अब इस दुनिया में अब की जो दुनिया आ रही है उसमें कैपिटलिज्म का यही वाली डेफिनेशन आगे बढ़ाई जा रही है। हमारे मुल्क में हर ट्रेंड सबसे लास्ट मोमेंट में आते हैं, सबसे आखिरी रेसिपिएंट होते हैं, जब पूरी दुनिया में फॉलो होते हैं तब आते हैं। वी आर द बैक बेंचर्स। तो हमारे यहाँ भी एडम स्मिथ, ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली यही था कि ये सारे ट्रेंड और स्पेशली ये कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोग सरमायादाराना निज़ाम में यकीन रखते हैं कि हम एडम स्मिथ के मॉडल को फॉलो करें, मिल्टन फ्रीडमैन के मॉडल को डिस्कार्ड करें। यही हमारी आज की वीडियो का मैसेज था। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।